नमस्कार साथियों। ये जेई इंटरमीडिएट 25 के लिए महत्वपूर्ण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न का संकलन है और ये उनके लिए है जिनके एग्ज़ाम नज़दीक है और जो जेई की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए है ये। और ये सेट नंबर 11 है और ये तैयार किया गया है सेट 9/4/22 को, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 1 महीना ही हुआ है। तो चलिए इस सेट का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसमें उन प्रश्नों का समावेश किया गया है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका आंसर होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप याद कीजिएगा। भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनेगा? तो ये आपके बेंगलुरु में बनेगा। नेक्स्ट है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली? तो पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। ये तो थी साथियों पहली। अब दूसरी के बारे में भी जान लेते हैं। दूसरी आपके दूसरी वंदे भारत ट्रेन अक्टूबर 2019 में, पहली चली फरवरी 2019 में, दूसरी चली अक्टूबर 2019 में। ये भी नई दिल्ली से कटरा के बीच चली, नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा एग्जाम में आया हुआ है। ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार रिपीट हो रहे हैं, उन प्रश्नों का समावेश किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोग इंटरमीडिएट जेई का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी परीक्षाएं नज़दीक है, उनके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है? तो ये चिनाब ब्रिज है और ये आपके जम्मू कश्मीर में बन रहा है। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है आईएसओ का। आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है जेनेवा। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। आईएसओ 9001 किससे संबंधित है? तो ये गुणवत्ता से संबंधित है, क्वालिटी से। आईएसओ 14000 किससे संबंधित है? 14001 तो ये पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से संबंधित है। और आईएसओ 45001 किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है। और आपके आईएसओ 3834 किससे है? तो ये वेल्डिंग की गुणवत्ता से संबंधित है। तो ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसमें से एक प्रश्न बनता है। चलिए ये प्रश्न में से लिए गए हैं, आपको थोड़ी हंसी आ सकती है, थोड़ा मज़ा भी आ सकता है कि इतने ईजी प्रश्न भी कई बार जेई इंटरमीडिएट में आ जाते हैं कि 90 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप सभी जानते हैं 1.5 घंटा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होता है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गई, तो इनका योग हो जाएगा 199, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, पेंट का डीएफटी किस इकाई में मापा जाता है? तो सबसे पहले जरूरी है डीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएफटी की फुल फॉर्म होती है ड्राई फिल्म थिकनेस। तो ये किस इकाई में मापा जाता है? तो ये आपके माइक्रोन में मापा जाता है। वेरी अच्छा प्रश्न है। पिगमेंट क्या काम आता है? तो ये रंग भरने के काम में आता है। पिगमेंट रंग भरने के काम में आता है, ये पेंट का क्वेश्चन है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इसमें से एक प्रश्न 2 प्रश्न आ जाते हैं कई बार। पीओज का मतलब यहाँ पीरियोडिक ओवरहोलिंग से है, ऑफ आरआरसी कोचेज। तो इनकी जो आरआरसी कोचेज की होती है वो 48 मंथ होता है पीओज, यानी 4 साल में एक बार होता है आरआरसी कोच का। ये कैंपिन कोच से संबंधित है साथियों। तो यहाँ थोड़ी फुल फॉर्म है, वो भी देख लेते हैं अपन।
रेलवे कैंप कोच। तो इनकी जो आपके पीओच होता है वो 4 साल में एक बार होता है, 48 मंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए पीसीवी की यहाँ फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो पीसीवी की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर कोचिंग व्हीकल्स, ओसीवी की अदर कोचिंग व्हीकल्स, पीओच की होती है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, आईओच की होती है इंटरमीडिएट ओवरहॉल, और आरओएच की होती है रूटीन ओवरहॉल। ये पांचों इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत अच्छी एब्रीवेशन है, आपको ये ध्यान में रहनी चाहिए और नॉलेज में रहनी चाहिए। नेक्स्ट है जो एनटीएक्सआर स्टाफ होता है वो किस एजेंसी के तहत काम करता है। तो ये आईआरसीए के तहत काम करता है। आईआरसीए की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, ये 1902 में बना था आईआरसीए। एनटीएक्सआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन साथियों। यहाँ एक एनटीएक्सआर की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेचुरल ट्रेन एग्जामिनर। और आईआरसीए की स्थापना 1902 में हुई थी और इसकी एब्रीवेशन भी पूछी जाती है, आईआरसीए की इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। जो एनटीएक्सआर होता है आईआरसीए के अधीन काम करता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों सीआरएस। सीआरएस की फुल फॉर्म होती है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमीशन ऑफ सेफ्टी रेलवे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अब थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो आपको इसकी सीआरएस की फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो सीआरएस की फुल फॉर्म होती है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो सीआरएस की यहाँ बात करते हैं। सीआरएस का पूर्ण रूप रेलवे सुरक्षा आयोग है। सीआरएस भारत का एक सरकारी आयोग है। सीआरएस है जो भारत का एक सरकारी आयोग है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीनस्थ है, जैसा कि रेलवे एक्ट 1989 द्वारा निर्देशित है। कमीशन भारत में रेल सुरक्षा प्राधिकरण है। एजेंसी हर तरह के गंभीर हादसों की जांच करती है। समझ गए होंगे साथियों। सीआरएस पूर्ण रूप से रेलवे सुरक्षा आयोग है। सीआरएस भारत का एक सरकारी आयोग है और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, जैसा कि रेलवे एक्ट 1989 द्वारा निर्देशित है। कमीशन भारत में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण है। एजेंसी हर तरह के गंभीर हादसों की जांच करती है। तो आपको सीआरएस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, आईआरसीटीसी। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म जानना अति आवश्यक है। आईआरटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना की गई थी 27 सितंबर 1999। इसका गठन मुख्य रूप से पर्यटन सेवा देने के लिए किया गया है। तो एक तो आपका पहला प्रश्न बनता है यहाँ पे एब्रीविएशन का बनता है आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म। तो वो हो जाएगा आपके इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो कि 27 सितंबर 1999, और इसका गठन मुख्य रूप से पर्यटन सेवा देने के लिए किया गया था। अब यहाँ थोड़ा सा वोक्सवैगन के बारे में जान लेते हैं। वोक्सवैगन के बारे में कई बार खूब सारे प्रश्न आते हैं साथियों। तो चलिए आपको वोक्सवैगन के बारे में जानकारी दे देते हैं। वोक्सवैगन की जो लेंथ होती है वो 9784 mm होती है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। कोडल लाइफ इसकी 30 वर्ष होती है वोक्सवैगन की। और वोक्सवैगन का जो पीओच होता है नए का वो 6 साल पर होता है और जो जर्नल पीओच होता है वो 4.5 साल पर होता है, यानी 54 मंथ पे। और ये पहला पीओच नए वोक्सवैगन का पहला पीओच होता है जो 72 मंथ पे होता है, और दूसरा जो पीओच होता है वो 4.5, फिर उसके बाद रेगुलर 4.5 वर्ष यानी कि 54 मंथ पर होता है। तो ये थी वैगन से जानकारी। अब यहाँ एक जान लेते हैं GEBV, गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व।
तो इसका चौक डाया पूछा है, तो इसका चौक डाया आपके 8 mm होता है। और ये होता है PEAV, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल, तो इसका भी आपके 8 mm होता है दोनों का, यानी गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल का और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल का दोनों का 8-8 mm होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये JEE इंटरमीडिएट 25% कोटा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। इस सेट को आप सावधानी पूर्वक पढ़ें और हो सके तो डायरी में नोट करें और इसको याद करें। सेट को बहुत अच्छा है, इसमें से आपके 10-20% मिल जाएंगे इस सेट में से। अब यहाँ समझते हैं साथियों BLC वैगन के बारे में। BLC वैगन से प्रश्न यह आता है कि BLC वैगन के 1 यूनिट में कितने वैगन होते हैं, तो 1 यूनिट में 5 वैगन होते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे ये 5 वैगन है आपका, ये पहला है और ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। तो ये जो बाहर के 2 वैगन हैं, ये बाहर के 2 वैगन हैं, इनको हम A कार बोलते हैं, जिसमें A कार में 2 वैगन आते हैं। जो ये अंदर के 3 वैगन हैं, इनको अपन B कार यूनिट बोलते हैं। तो इसमें B कार यूनिट में 3 हो गए, और यानी कि A कार में पूछे तो 2 और B कार में पूछे तो 3। तो पूछता है प्रश्न बाकायदे BLC वैगन के 1 यूनिट में कितने वैगन होते हैं, तो 5 वैगन होते हैं। फिर वो ये भी पूछता है कि A कार में कितने वैगन होते हैं, तो 2 और B कार में कितने वैगन होते हैं, तो 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, BLC वैगन से ही है। BLC वैगन में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, अब ट्विस्ट लॉकों की संख्या कितनी होती है ये भी जान लो आप। ट्विस्ट लॉकों की संख्या होती है 8, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। BLC वैगन में ट्विस्ट लॉकों की संख्या कितनी होती है 8। तो BLC वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट को बंद करने के लिए आवश्यक दबाव 600 kg है और रिलीज करने के लिए 1000 kg है। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इसको एक तो कई बार ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। पहला तो यह है, इसको बंद करने के लिए आवश्यक दबाव कितना है, तो 600 kg है। BLC वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को बंद करने के लिए आवश्यक दबाव कितना है, तो ये 600 kg है और रिलीज करने के लिए 1000 kg है। अब यहाँ पे जो पूछा है वो BPC की फुल फॉर्म पूछा है साथियों। तो BPC की फुल फॉर्म होती है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। फिर CC की फुल फॉर्म पूछा है, तो CC की होती है क्लोज सर्किट रेट। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नंबर 20 है। DV के बारे में पूछा है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल के बारे में। तो वर्किंग कंडीशन में DV का हैंडल कैसा होता है, तो वर्किंग कंडीशन में DV का हैंडल वर्टिकल होता है, खड़ा होता है। ये प्रश्न आता है, बाकायदा पूछा जाता है। फिर नॉन वर्किंग कंडीशन में DV का हैंडल कैसा होता है, तो नॉन वर्किंग कंडीशन में DV का हैंडल हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि आड़ा, और वर्टिकल यानी खड़ा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है, DV से संबंधित है प्रश्न नंबर 20। चलिए 21 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पीरियोडिकटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज, तो यह आपके 15 दिन हो जाएगा। और ये फीएट बोगी के बारे में है। फीएट बोगी MI गुणा MZ ब्रेक डिस्क का प्रयोग किया जाता है, यानी डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है इसमें फीएट बोगी में। ये पूछा है सीटिंग कैपेसिटी ऑफ LS5 कोच, तो सीटिंग कैपेसिटी इसमें 100 होती है। LS किसके लिए है, LS आपके LHB कोच में GS के लिए है। और इसका जो कोड होता है वो होता है LWS होता है। LHB GS कोच का कोड LWS होता है। इसमें जो सीटों की संख्या होती है वो 100 होती है, क्योंकि इसमें 10 कूपे होते हैं, एक कूपे में 10 सीट होती है, तो 10 कूपों में 100 सीट हो गई, यानी 10 × 10 100 सीट हो जाएगी इसमें। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भंडारित वस्तुओं को निकलवाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो वो S1313 यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अनावश्यक सामग्री को स्टोर में वापस जमा कराने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो वो S1539 जमा किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, कंडम सामान के लिए
क्या किया जाता है, तो DS8 यूज़ किया जाता है। फॉर्म DS8 यूज़ किया जाता है कंडम सामान को जमा कराने के लिए स्टोर में। तो ये DS8 है कंडम सामान के लिए, DS8 वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न 27वां नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो स्टैंडर्ड मानक गेज है वो आपके 1676 mm हो जाएगा, और इसमें ±6 का टॉलरेंस रहता है, प्लस और -6 का टॉलरेंस रहता है। तो यदि 1676 में से आप 6 घटाओगे तो यहाँ 1600 गलत लिखा हुआ है, 1670 आ जाएंगे, 1670 आ जाएंगे, 6 घटाएंगे तो ये ब्लो आ जाएगा, तो ये फिर टाइट गेज कहलाएगा। और 6 इधर जोड़ाएंगे तो 1682 हो जाएंगे, इसको अपन स्लेक गेज कहलाएंगे। ये टाइट गेज और ये स्लेक गेज, और ये जो आपके मानक गेज हो जाएगा वो 1676 mm हो जाएगा। इसको आप 5 फीट 6 इंच भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, नंबर 28 का। यहाँ ICF बोगी के हेलिपल स्प्रिंग का वर्ण कोड पूछा है। तो यहाँ मैंने एक ट्रिक बनाई है, पीणी है, ये देख लीजिए पीणी है। इसके नीचे ABC लिख दिया, यानी P से पीला, B से नीला और C यानी है हरा। तो अगर वो A का पूछे तो A का मतलब P का मतलब पीनी है, तो पीला हो जाएगा। अगर वो B का पूछे तो नीला हो जाएगा, और C का पूछे तो हरा हो जाएगा। तो यहाँ पीले के लिए A, नीले के लिए B और हरे के लिए C। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ CR टैंक कैपेसिटी पूछी है, तो वो 6 लीटर होती है, चाहे वो LHB में हो, चाहे वैगन में हो, चाहे ICF में हो, चाहे RCF में हो। राजीव महाजन की पुस्तक में 9 लीटर दे रखा है पैसेंजर कोच के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मैं आपको बता दूं, ये 6 लीटर होता है जो सभी के लिए होता है। अगर आप राजीव महाजन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें 9 लीटर देख रखा है, जो कि गलत है। ये सबके लिए 6 लीटर होता है, क्योंकि कई बार आदमी गलत भी पढ़ लेता है तो वो कहता है कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का ये न्यूटन मीटर 170 न्यूटन मीटर होता है। कैलिपर माउंटिंग बोल्ट होता है जो 170 न्यूटन मीटर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। और ये भी सुपर हिट प्रश्न है साथियों। या डैम्पर किन के बीच में फिट होता है, तो बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम के बीच में या डैम्पर फिट होता है। ये बहुत बहुत मोस्ट प्रश्न है साथियों, याद कर लीजिएगा, इसको डायरी में लिख लीजिएगा कि या डैम्पर कहाँ फिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे है 100 कैप्चर होते हैं, तो एक बोगी में 9 होते हैं और पूरे कोच में 18 हो जाएंगे। और ये एक बोगी में 9 होते हैं, एक बोगी में नकश होते हैं, 4 प्राइमरी होते हैं, 2 सेकेंडरी होते हैं और 1 लेटरल होता है। इसमें गलत दे रखा है साथियों, मैं बता दूं, 1 लेटरल होता है, 1 लेटरल होता है। और आपके 1 लेटरल लिखने में नहीं आ रहा है कर्सर से चीज़, 1 लेटरल होता है, 2 या होते हैं, 2 या डैम्पर होते हैं। तो इस प्रकार से एक बोगी में 9 हो जाते हैं और पूरे कोच में 16 हो जाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लेटरल और या डैम्पर। 4 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 1 लेटरल और 2 या डैम्पर होते हैं। तो इस हिसाब से एक बोगी में 9 तो पूरे कोच में 18 हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ये 4 टाइप के होते हैं। अगर पूछे 100 कैप्चर कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। एक बोगी में कितने लगते हैं, तो 9 लगते हैं। एक कोच में कितने लगते हैं, तो 18 नग लगते हैं। अगर वो पूछे प्राइमरी के कितने हैं, तो प्राइमरी के 4, सेकेंडरी के 2, 1 लेटरल और 2 या डैम्पर, 2 या डैम्पर, याद रखिएगा साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट, हम 35 प्रश्न ही ले पाएंगे साथियों इस सेट में, फिर आगे के सेट में हम और क्लियर करेंगे। तो ASD की यहाँ फुल फॉर्म पूछी है, तो एंटी स्लिप डिवाइस होता है, एंटी स्लिप डिवाइस होता है। DSP की पूछी है, तो ड्राई केमिकल पाउडर होता है। ये भी आई हुई एब्रीवेशन है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम में आई हुई है। तो ये DSP की है, DSP नहीं, DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर। और यहाँ
का चार्जिंग टाइम पूछा है तो वो 160 सेकंड आएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें 160 सेकंड में आपके 165 प्लस माइनस 20 हो सकते हैं, बाकी इसका जो 160 आएगा 160 सेकंड चार्जिंग, CR का चार्जिंग टाइम 160 सेकंड। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस सेट में इतना ही साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। 20 मिनट का वीडियो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, उसमें अपने 36 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।